नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल देसा एग्रीकल्चर एकेडमी पर। आज बीएससी एजी फर्स्ट सेमेस्टर वाले जो स्टूडेंट उनका पेपर जो है वो है एग्रीकल्चर हेरिटेज का। तो काफ़ी अच्छे प्रश्न आपके बीच में लेकर आ चुका हूँ। सो गाइस, सभी लोग वीडियो कर दो लाइक और फटाफट शेयर कर दो ताकि मैक्सिमम लोग क्लास को ज्वाइन कर सकें। इंपॉर्टेंट क्लास है सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, खास तौर पर बीएससी एग्रीकल्चर हेरिटेज का पेपर है आज, उसी को ध्यान में रख के बनाई गई है। आई होप आपको क्लास पसंद आएगी। तो सभी लोग फटाफट भाई जुड़िए, एक बार अच्छे से कमेंट करें फटाफट। देखो, बसंतकालीन गन्ने की बुवाई का उपयुक्त समय क्या है? काफी अच्छा प्रश्न है। जब भी आपसे बात की जाए कि बसंतकालीन कोई भी क्रॉप है, कोई भी क्रॉप हो, चाहे गन्ना हो या XYZ कोई भी क्रॉप हो, अगर बसंतकालीन बुवाई की बात की जाए तो फरवरी मार्च यहाँ पे राइट उत्तर माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। ठीक है। अच्छा, गन्ना जो अर्धसाली गन्ना होता है, अर्धसाली गन्ना कितने माह में तैयार हो जाता है? अर्धसाली गन्ना जो है 18 माह में तैयार हो जाता है। ठीक है। और इसकी बुवाई करते हैं जुलाई अगस्त में। अब जो शरदकालीन गन्ना है, मतलब कोई भी क्रॉप ऐसी जिसकी बुवाई शरदकालीन में की जाती है, उसकी बुवाई हमेशा अक्टूबर माह में की जाती है। कब की जाती है? अक्टूबर नवंबर। शरदकालीन की बुवाई का समय अक्टूबर नवंबर। आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट, अर्धसाली गन्ने की बुवाई का उपयुक्त समय जुलाई माह है। अभी हुआ प्रश्न ये। नेक्स्ट, गन्ने के अच्छे अंकुरण के लिए उपयुक्त तापमान होना चाहिए। क्या है प्रश्न? कि गन्ना के अच्छे अंकुरण के लिए उपयुक्त तापमान होना चाहिए 25 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होना चाहिए। तो बी ऑप्शन से यहाँ पे राइट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बुवाई से पूर्व गन्ने के टुकड़े को किस रसायन से उपचारित किया जाता है? बताइएगा। तो बुवाई से पूर्व जो गन्ना के टुकड़े होते हैं उनको एगलाल या फिर एरिटान से उपचारित करना चाहिए। किससे? एगलाल व एरिटान से उपचारित करके बोना चाहिए। तो बीज जनित बीमारी जो है वो नहीं होती है। ठीक, काफी अच्छा प्रश्न था ये। नेक्स्ट, एग्रीकल्चर रिसर्च सर्विस कब प्रारंभ की गई? मतलब एआरएस बोले तो एग्रीकल्चर रिसर्च सर्विस, ये कब स्टार्ट हुई थी? 1975, 1965, 1985 या फिर 1980 में? तो एग्रीकल्चर रिसर्च सर्विस ये 1975 में स्टार्ट हुई। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, गेहूं में पाया जाने वाला एक दलीय खरपतवार है। क्या प्रश्न है? कि गेहूं में पाया जाने वाला एक दलीय खरपतवार है, मतलब प्लेरिस माइनर है, साइनोडा डैक्टाइलियन है, राइपरा रोटंडस है, एबिना फचुआ। एबिना फचुआ जंगली जई का वैज्ञानिक नाम होता है। जंगली जई का वैज्ञानिक क्या होता है? एबिना फचुआ। साइप्रस रोटंडस जो ये मोता का वैज्ञानिक नाम होता है। और साइनोडा डैक्टाइलियन ये दूब घास का होता है। किसका? दूब घास का। और फ्लेरिस माइनर ये गेहूं के मामा का जो है वैज्ञानिक नाम माना जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी मृदा अधिक जलधारण करती है? मतलब वह कौन सी मिट्टी है जिसकी जलधारण क्षमता सबसे ज्यादा होती है? तो हमेशा मैंने कहा क्ले मिट्टी। क्ले कणों का व्यास कितना होता है? तो 0.002 mm से कम, मतलब 0.002 मिलीमीटर से कम, 0.002 मिलीमीटर से कम ये क्ले कणों का व्यास होता है। और इसकी जलधारण क्षमता सबसे अधिक होती है। और सर्वाधिक रंध्रावकाश भी इसी मिट्टी में पाया जाता है, क्ले मिट्टी में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया है कि अधिकांश फसलों के लिए किस प्रकार की भूमि अच्छी होती है खेती करने के लिए? दोमट भूमि, आप सही करके चले आना। अधिकांश फसलों की मृदा पीएच कितना होना चाहिए? 6 से 7, सही करके चले आना, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सभी लोग वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कर दो, बार बार आपसे नहीं कहूंगा हम। गेहूं की फसल में गेहूसा के नियंत्रण के लिए सबसे उपयुक्त शाकनाशी है आइसोप्यूटरान, 2,4-D, सल्फोसल्फ्यूरान, पेंडिमिथालिन। डियर स्टूडेंट, गेहूं की फसल में गेहूसा बोले तो गेहूं का मामा, जो गेहूं का मामा है, इसके नियंत्रण के लिए किस दवा का प्रयोग करते हैं? सल्फोसल्फ्यूरान। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट है। जबकि बात करते हैं कि चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों को मारने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? 2,4-D। ऐसे खरपतवार जिनकी पत्तियां चौड़ी होती हैं उनको मारने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? 2,4-D का करते हैं। अच्छा, 2,4-D का प्रयोग तो करते हैं चौड़ी पत्ती वालों को मारने के लिए। अगर दलहनी फसल में, क्या कह रहा हूं मैं, अगर दलहनी फसल में खरपतवार चौड़ी पत्ती वाले हैं तब मारने के लिए कौन दवा का यूज करते हैं? तब करते हैं 2,4,5-T, इस दवा का यूज करते हैं। ठीक है ना? बिल्कुल। गेहूसा के नियंत्रण के लिए सल्फोसल्फ्यूरान की कितनी मात्रा प्रति हेक्टेयर प्रयोग करते हैं? तो एक्टिव इंग्रेडिएंट, सक्रिय तत्व होना चाहिए वो 25 ग्राम होना चाहिए। ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्षारीय भूमि के लिए सबसे उपयुक्त फसल चक्र है। क्षारीय भूमि के लिए सबसे उपयुक्त फसल कौन सा है भाई? धान और बरसीम। ये क्षारीय भूमि के लिए सबसे उपयुक्त फसल चक्र है। अच्छा, क्षारीय भूमि है
किस राज्य में ज़्यादा पाई जाती हैं? क्षारीय मृदा जो है उत्तर प्रदेश में ज़्यादा पाई जाती हैं। क्षारीय मृदा का पीएच मान हमेशा 7 से अधिक होता है। जो क्षारीय भूमि होती है पीएच तो 7 से अधिक होगा, और जो सोडियम तत्व है ये क्षारीय होता है, इसकी मात्रा जो है 15% से हमेशा अधिक होती है। तो इस प्रकार की भूमियों को क्या बोलते हैं? क्षारीय भूमि बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 1 हेक्टेयर तंबाकू की रोपाई है तो नर्सरी का क्षेत्रफल होना चाहिए 1/100 हेक्टेयर होना चाहिए, या इसी को हम लोग चेंज करेंगे हेक्टेयर में तो 0.01 हेक्टेयर या फिर 100 वर्ग मीटर माना जाता है। काफी अच्छा ये प्रश्न है एग्जाम के हिसाब से। 1 हेक्टेयर क्षेत्र में तंबाकू की रोपाई के लिए कितने बीज की आवश्यकता पड़ती है? 1 हेक्टेयर में तंबाकू की रोपाई के लिए कितने बीज चाहिए? 50 से 60 ग्राम। ब्लू ग्रीन एल्गी यानी नीली हरी काई जो है, जो नील हरित शैवाल है, इसका प्रयोग किस क्रॉप में करते हैं? धान की खेती में करते हैं। और अगर इसका प्रयोग किया जाता है तो 25 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन पर हेक्टेयर सॉइल में मिल जाती है। काफी अच्छा प्रश्न था ये। यूरिया में बायोरेट उत्पादक कारखाने में यूरिया के अणुओं में संगठन से बनता है, मतलब काफी अच्छे प्रश्न है यूरिया से संबंधित कि यूरिया में कितने परसेंट नाइट्रोजन होती है? 46% नाइट्रोजन होती है। यूरिया एक कार्बनिक उर्वरक है। कैसा उर्वरक है? कार्बनिक उर्वरक है। और इसको बनाया किसने था? होलर नामक साइंटिस्ट ने बनाया था। और यूरिया में बायोरेट की मात्रा कितने परसेंट से अधिक नहीं होनी चाहिए? तो गाइज यूरिया में हानिकारक तत्व होता है बायोरेट, और इसकी मात्रा 1.5% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और नाइट्रोजन उर्वरकों में सबसे सस्ता और अच्छी मात्रा में मिलने वाला जो उर्वरक है वो है यूरिया। 46% यहाँ पे नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है। और जो यूरिया का बैग होता है उसमें 45 किलोग्राम यूरिया मिलती है, जबकि लिखा होता है 50 किलोग्राम। मिट्टी की नमी में पृष्ठ तनाव के लॉगरिथम को पानी के कॉलम की सेंटीमीटर ऊंचाई के रूप में बताने को क्या बोलते हैं? पीएफ बोलते हैं इसको। पीएच मत कर देना, पीएफ करके आना, ठीक है। गन्ने की बुआई के लिए उसका ऊपरी 1/3 भाग प्रयोग करना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ऊपरी 1/3 भाग में जो है ग्लूकोज शर्करा ज़्यादा पाई जाती है, मुलायम होती है, और यही गन्ने की फसल लेने के लिए अच्छी मानी जाती है। तो ऊपरी 1/3 भाग। 1 हेक्टेयर धान की रोपाई के लिए 0.05 हेक्टेयर अथवा 1/20 या फिर 500 वर्ग मीटर का क्षेत्रफल पर्याप्त माना जाता है। ये काफी अच्छा प्रश्न है, कई बार परीक्षा में ये प्रश्न देखने को मिलता है। एक और प्रश्न कि इजराइल में ड्रिप सिंचाई सर्वाधिक प्रचलित है। हाँ बच्चों, जो ड्रिप सिंचाई विधि है ये इंडिया में कहाँ से आई थी? तो इजराइल से आई थी, और फलों वाली यानी बागवानी खेती के लिए अच्छी होती है। सिंचाई जल के साथ साथ में अपन लोग जो है उर्वरक का भी प्रयोग कर लेते हैं। उर्वरक का जब प्रयोग इस कंडीशन को बोलते हैं फर्टिगेशन। क्या बोलते हैं? फर्टिगेशन भी उसको बोल देते हैं। सिंचाई जल के साथ में अगर उर्वरक का प्रयोग करते हैं तो उसको बोलते हैं फर्टिगेशन, ठीक है ना। इस विधि की अगर सिंचाई करते हो तो लवणीय जल का प्रयोग हो सकता है। और अगर प्रश्न पूछ ले कि सर्वाधिक सिंचाई दक्षता किस विधि की होती है, सर्वाधिक सिंचाई दक्षता किस विधि की, तो फिर वो विधि होती है ड्रिप। ड्रिप को टपक विधि, बूंद बूंद सिंचाई विधि या फिर ट्रिकल इरिगेशन के नाम से जानते हैं। इस विधि से सिंचाई करने से लगभग 50% पानी की बचत हो जाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मृदा नमी को मापने का यंत्र है, क्या है? टेंसियोमीटर। गेहूं में करनाल बंट रोग किसके द्वारा होता है? नियोबासिया इंडिका नामक कवक के द्वारा होता है। और सबसे पहले यह बीमारी करनाल में खोजी गई थी। खोजने वाले साइंटिस्ट का नाम था मित्रा था। और जब यह बीमारी खेत में हो जाती है तो सड़ी मछली जैसी गंध आती है, जो कि ट्राईमिथाइल एमीन की उपस्थिति के कारण सड़ी मछली जैसी गंध आती है। अच्छा, करनाल बंट रोग को गेहूं का कैंसर रोग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गेहूं का कैंसर रोग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अगर आपको सारी जानकारी यार पसंद आ रही तो भाई वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने में कतई कंजूसी मत करना यार। बहुत मेहनत पड़ती है क्लास को बनाने के लिए, आपके लिए दिन रात मेहनत कर रहा हूँ, तो इतना कर्तव्य आपका बनता है। सभी मोबाइल से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। गेहूं की लूज स्पॉट रोग का कारक है एस्टिलागोनुडा टिटसाई। काफी अच्छा प्रश्न है। नेमेटोड के द्वारा होती है बीमारी। गेहूं में 3 प्रकार की रस्ट लगती है। ब्राउन रस्ट, येलो रस्ट, ब्लैक रस्ट। तो रोग का कारक पूछ लिया जाता है तो ब्राउन रस्ट पक्सिनिया रिकॉन्डिटा, येलो रस्ट पक्सिनिया स्ट्राइफॉर्मिस और ब्लैक रस्ट पक्सिनिया ग्रेमिटेटसाई। काफी अच्छा ये प्रश्न था, इसे अच्छे से याद कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सभी प्रकार की रस्ट की रोकथाम के लिए अपन लोग जीनेब या फिर डाइथेनियम 45 की 0.2% मात्रा का घोल का प्रयोग करना चाहिए।
तो सभी प्रकार की रस्ट मर जाती हैं। रस्ट से संबंधित वैज्ञानिक की बात करें तो फादर ऑफ रस्ट किसको बोलते हैं? केसी मेहता। तंबाकू का बीज बहुत छोटा व अंडाकार होता है। यह बीज लगभग कितने, इसका ये कोई इंपॉर्टेंट प्रश्न है नहीं, परीक्षा में नहीं आ सकता ये प्रश्न। अमेरिकन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी की स्थापना कब हुई थी? बताओ, काफी अच्छा प्रश्न है कि अमेरिकन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी की स्थापना कब हुई थी? तो 1908 में हुई थी। 1960 में क्या हुआ था? भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय जो गोविंद वल्लभ पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी है, इसकी स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आईसीएआर का प्रथम अध्यक्ष किसको बोला जाता है? आईसीएआर का प्रथम अध्यक्ष खान बहादुर सर मोहम्मद हबीबुल्ला, जबकि आईसीएआर के फर्स्ट डीजी की बात की जाए डॉक्टर बीपी पाल होंगे। क्या प्रश्न है कि आईसीएआर का प्रथम अध्यक्ष यानी प्रेसिडेंट की जब भी बात करें तो खान बहादुर सर मोहम्मद हबीबुल्ला, और फर्स्ट डीजी की बात करें तो डॉक्टर बीपी पाल। यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर नेक्स्ट की तरफ। रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई थी 1936 में। आईसीआर की स्थापना 1929 में। और आईएआरआई नई दिल्ली शिफ्ट कब हुआ? 1936 में। आईएआरआई नई दिल्ली शिफ्ट कब हुआ? 1936 में। और 1905 में जो है आईएआरआई की स्थापना मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर की अध्यक्षता किस गठित की हुई? मतलब जो रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर है, इसकी स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई थी? तो लॉर्ड लिनलिथगो। लॉर्ड लिनलिथगो, ठीक है ना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। आईसीआर का प्रथम अध्यक्ष किसको बोलते हैं? वाइस प्रेसिडेंट किसको बोलते हैं भाई? प्रथम उपाध्यक्ष ये भी बोलते हैं दीवान बहादुर सरटी विजय राघवाचार्य। काफी अच्छा प्रश्न है, लेकिन परीक्षा के हिसाब से सिमिट काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है। सिमिट, इसका मुख्यालय मैक्सिको में है और मक्का व गेहूं से संबंधित है। सिमिट, इंटरनेशनल सेंटर फॉर मीज एंड व्हीट इंप्रूवमेंट। स्टोमेटा का खुलना बंद होना किस रसायन द्वारा नियंत्रित होता है? केओलिन। केओलिन के द्वारा नियंत्रित होता है स्टोमेटा का खुलना व बंद होना। शरदकालीन गन्ने की बुवाई कब की जाती है? अक्टूबर में की जाती है। जो काफी अच्छा प्रश्न है ये, इसे भी अच्छे से याद कर लेना आप लोग। निम्न में पोटेशियम सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है? फेल्सपार में। किस में पोटेशियम की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है? फेल्सपार में पाई जाती है। अच्छा, पोटेशियम की मात्रा जो है किस उर्वरक में सबसे ज्यादा पाई जाती है और सस्ता स्रोत है? तो केसीएल, जिसको अपन लोग म्यूरेट ऑफ पोटाश बोल सकते हैं, और इसमें पोटेशियम की मात्रा 58 से 62% तक मानी जाती है। तो काफी अच्छा ये प्रश्न है, इसे याद कर लेना। नेक्स्ट, भारत में लवणीय और क्षारीय भूमि का क्षेत्रफल लगभग कितना है? तो 7 मिलियन हेक्टेयर के आसपास माना जाता है। अम्लीय मृदाओं में लोहे और एल्युमिनियम की विषाक्तता पाई जाती है। जो अम्लीय भूमि होती है उसमें लोहे और एल्युमिनियम की जो है विषाक्तता पाई जाती है। अच्छा, गेहूं की बुवाई के लिए अनुकूलतम गहराई कितनी होनी चाहिए? गेहूं की बुवाई के लिए अनुकूलतम गहराई कितनी होनी चाहिए? 5 सेंटीमीटर। गेहूं की बुवाई के लिए अनुकूलतम गहराई की बात की जा रही तो 5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ये काफी अच्छा प्रश्न है। सभी लोग यार वीडियो को लाइक कर दो भाई, और जिसने शेयर ना किया तो प्लीज आप सभी लोग शेयर कर सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, उत्तरी पूर्वी उत्तर प्रदेश में गंडक तथा घाघरा नदियों द्वारा छोड़ी गई जलोढ़ मिट्टी अत्यधिक होती है, कैल्शियम युक्त मिट्टी होती है। मतलब जो जलोढ़ मिट्टी होती है यह मिट्टी भारत में ज्यादा पाई जाती है, और भारत में बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा पाई जाती है, और काफी खेती के लिए काफी अच्छी मिट्टी होती है, और इस मिट्टी में कैल्शियम की अधिकता पाई जाती है। जो जलोढ़ मिट्टी है जलोढ़, इसमें कैल्शियम की अधिकता पाई जाती है। ठीक है। मृदा विहीन कृषि को क्या कहते हैं? हाइड्रोपोनिक्स। ऐसी खेती जो बिना मृदा के की जाती है उसको हाइड्रोपोनिक्स बोलते हैं। यूरिया एक है कार्बनधारी उर्वरक है, और इसकी प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय होती है। कार्बनधारी बोले तो कार्बनिक उर्वरक है, अर्थात कार्बनिक मात्रा पाई जाती है। और यूरिया की प्रकृति कैसी होती? अम्लीय। काफी अच्छा प्रश्न है, कई बार परीक्षाओं में रिपीट होता है प्रश्न। मिट्टी का डिफ्लाकुलेशन किसकी अधिकता से होता है? सोडियम की अधिकता से मिट्टी का डिफ्लाकुलेशन होता है। फायराइड का सूत्र क्या होता है? Fe और H2। इसको झूठा सोना के नाम से जानते हैं, झूठा सोना के नाम से, और लोहा और गंधक की मात्रा पाई जाती है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में ऊसर भूमि का सर्वाधिक क्षेत्रफल भी कहाँ पे है? सबसे ज्यादा ऊसर भूमि कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश में कहाँ पे? तो बुंदेलखंड एरिया में मानी जाती है। टेंसियोमीटर मिट्टी में नमी के पृष्ठ तनाव को 0.85
एटमॉस्फेयर तक सही माप सकता है। काफी अच्छा ये प्रश्न है। नेक्स्ट, BL 401। BL 401 एक गेहूं की किस्म है जो कि उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों के लिए उपयुक्त मानी जाती है। काफी अच्छा प्रश्न है ये। स्थायी बिल्टिंग बिंदु मृदा नमी 15 ATM पर दाब उत्पन्न करता है। मतलब जो स्थायी बिल्टिंग बिंदु है वो सॉइल मॉइस्चर कुछ टेंशन है 15 दाब पर उत्पन्न होता है, 15 एटमॉस्फेयर प्रेशर पर उत्पन्न होता है। ठीक है, चलो। क्षेत्र क्षमता पर आधा तनाव, क्षेत्र क्षमता मतलब फील्ड कैपेसिटी पर आधा तनाव लगभग 1/3 से 0.33 वायुमंडलीय दाब तक होता है। तो ये काफी अच्छा प्रश्न है। ठीक है ना, इसको अच्छे से याद कर लेना। देखो, क्षेत्र क्षमता पर आधा तनाव अगर इतना होता है और मिलान बिंदु की न्यूनतम सीमा और क्षेत्र क्षमता की उच्चतम सीमा को ही अपन अवेलेबल वाटर बोलते हैं। अवेलेबल वाटर है क्या? तो केशिका जल होता है। ठीक है, चलो फटाफट रिवीजन क्लास है क्योंकि आपका पेपर जल्दी होगा, इसलिए क्लास हम थोड़ा फास्ट चल रहे हैं, तेजी से चल रहे हैं। अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आ रही है तो वीडियो को पॉज करके भाई वीडियो को रोक करके एक बार अच्छे से देख लेना, तो सारी बातें आपको समझ में आ जाएंगी। ठीक है, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, स्प्रिंकलर का उपयोग करते हैं ऊपर से सिंचाई के लिए। स्प्रिंकलर बोले तो बौछारी विधि, बौछारी विधि इसको बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? बौछारी विधि। ऐसी भूमियां जो समतल नहीं तो फिर वो असमतल होंगी। ऐसी भूमियां जो असमतल हैं वहां पर, अब असमतल भूमियां लहरदार भूमि होती हैं, तो असमतल भूमियां या लहरदार भूमि में सिंचाई की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? स्प्रिंकलर यानी बौछारी विधि। फसलों की जल आवश्यकता को किसके द्वारा मापते हैं? तो लाइसोमीटर के द्वारा फसलों की जल आवश्यकता को मापते हैं। तो गाइस ये थे टॉप 50 क्वेश्चंस। आई होप आपको क्वेश्चंस पसंद आए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, नए अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। अभी बहुत जल्दी एक वीडियो हम और लेकर आने वाले हैं। अगर सभी लोग इंटरेस्टेड हैं, सभी लोग चाह रहे हैं कि एक क्लास और आ जाए एग्रीकल्चर हेरिटेज की, तो आप लोग कमेंट जरूर कर देना अगर आप चाहते हो तो। अगर 50 कमेंट से कम कमेंट आए तो फिर हम क्लास लेके नहीं आएंगे, बाकी आपकी इच्छा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग।